नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग अर्थव्यवस्था के अगले लेक्चर को देखेंगे, भारतीय कृषि और उद्योगों को। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले भारतीय कृषि के बारे में आपको चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं कि जैसे भारतीय कृषि के बारे में टिप्पणी करने को आ जाए तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। अन्य जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, उन चीज़ों पर लिखने को आ जाए तो आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो है बीओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि के बारे में समझते हैं कि देखिए, भारत जो है, जैसे ये भारत देश है, तो भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। ध्यान रखिएगा, कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 70% जनसंख्या जो है वो गाँव में निवास करती है। और इसका जो जनसंख्या गाँव में निवास करती है उसकी निर्भरता जो है मुख्य रूप से कृषि पर ही है। भारत की अर्थव्यवस्था की कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां जो हैं अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। जैसे 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। अब देखिए, कृषि के महत्व को समझते हैं कि कृषि का क्या महत्व है, एग्रीकल्चर का क्या योगदान है, क्या महत्व है। इन सारी चीज़ों के बारे में अब धीरे धीरे जानते हैं। अब जैसे कृषि के महत्व के बारे में ही आपसे पूछ लिया जाए तो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। कृषि के महत्व की जहाँ तक बात करते हैं तो देखिए, राष्ट्रीय आय, रोजगार सृजन, भाई राष्ट्रीय आय में भी तो कृषि वृद्धि करती है। रोजगार सृजन, लोगों को रोजगार देती है। खाद्यान्न आपूर्ति, भाई जो अनाज है और खाने पीने की सामग्रियां हैं वो मिलती हैं एग्रीकल्चर से। मसाले हो गए, अन्य सारी चीज़ें हो गई। पूंजी निर्माण भी होता है, औद्योगिक विकास भी होता है, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए जो कच्चा माल है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और गरीबी निवारण की दृष्टि से कृषि हमारे लिए विशेष महत्व रखती है। अब देखिए, सर्वप्रथम महत्वपूर्ण घटकों को हम लोग बिंदुवार जानेंगे। जैसे रोजगार की दृष्टि से कृषि का हमारे देश में विशेष महत्व है। जनसंख्या बढ़ने के साथ भी कृषि में लगे लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इसकी एक वजह भी है ये कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों का समुचित विकास न होने के कारण उनमें रोजगार के अवसर नहीं सृजित हो पाए हैं। अब इसके स्वरूप क्या होता है, फलस्वरूप क्या होता है, कृषि पर निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ी है। भारत में कृषि निजी क्षेत्र का इकलौता सबसे बड़ा व्यवसाय है। देश की लगभग 54.60% कार्यकारी जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में लगी है। अगर हम देखेंगे कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश के कुल कामगारों में कृषि गतिविधियों में जो लोग लगे हुए हैं, संलग्न जो कामगार हैं, कृषक प्लस श्रमिक, इनकी संख्या कितनी है, 263 मिलियन है। ध्यान रखिएगा, 263 मिलियन, जो कि देश के कुल कामगारों का 56.6% है। 2001 से 2011 के दौरान देश में कृषि गतिविधियों में संलग्न कामगारों की संख्या में लगभग 29 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखिए, खाद्यान्न आपूर्ति के मामले में हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। जो कृषि का योगदान है खाद्यान्न आपूर्ति के मामले में, उन चीज़ों को देखते हैं। जैसे भारतीय कृषि का सबसे बड़ा उपयोगी पहलू है, बढ़ती जनसंख्या के साथ में खाद्यान्न की मांग भी बढ़ी है। जो भी खाद्यान्न है, अनाज है, इनकी मांग भी बढ़ी है। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से भी खाद्यान्न की मांग बढ़ती है। भाई, प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कि आज की डेट में मैं 10,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ, कल की डेट में 25,000 रुपये महीने कमाने लगूंगा तो मेरी खर्च बढ़ जाएगी ना। और जब खर्च बढ़ेगा तो वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी। तो मांग भी बढ़ रही है। बढ़ती मांग के अनुरूप खाद्यान्न आपूर्ति में भारतीय कृषि में अपनी उत्पादकता को बढ़ाकर सराहनीय भूमिका निभाई है। अब पूंजी निर्माण की बात कर लेते हैं तो आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसे उत्पादकता बढ़ाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कि जैसे जो अनाज है, पहले हम 10 कुंटल पैदा करते थे, अब 50 कुंटल पैदा कर रहे हैं। कृषि में नवाचारों का प्रयोग करके उत्पादकता को बढ़ाकर भारतीय कृषि इस कसौटी पर खरी उतरी है। औद्योगिक विकास में देखते हैं कृषि का केंद्रीय महत्व रहता है। कि जैसे सूती वस्त्र है, जूट है, चीनी है, वनस्पति है, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति कृषि क्षेत्र से ही होती है। वहीं कृषि परिवेश में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखते हैं कृषि का क्या योगदान है। तो जैसे देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के विदेशी व्यापार में कृषि की भूमिका केंद्रीय है और विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग जो है वो कृषि आधारित ही है। भारत कृषि उत्पादों का अग्रणी निर्यातक है, ध्यान रखिएगा, अग्रणी निर्यातक है। गरीबी निवारण में भी कृषि की महती भूमिका पाई जाती है। भारत में कम आय एवं गरीब लोगों को इनकी कृषि पर निर्भरता बहुत ही ज़्यादा है। कृषि क्षेत्र में इन्हें खाद्य सुरक्षा भी प्रदान की गई है। देश की आधे से भी अधिक जो जनसंख्या है, अधिक श्रम शक्ति है, वो कृषि क्षेत्र में ही लगी हुई है। लेकिन कृषि की उत्पादकता जो है अभी उतनी नहीं बढ़ी है जितनी होनी चाहिए। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, जैसे द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, तो इनका विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो कृषि क्षेत्र है उसका उतना विकास नहीं हो पाया है। अब देखिए, भारत में कृषि योग्य भूमि और कृषि क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ देश के क्षेत्रफल का 51% हिस्सा जो है उसका प्रयोग जो है वो कृषि के लिए किया जाता है। देश की कुल भूमि का 46.6% भाग जो है शुद्ध रूप से बोने वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बंजर और परती भूमि का प्रतिशत कितना है? 5% और 7.6%। 5% क्या है? बंजर भूमि है और 7.6% क्या है? परती भूमि है। अब देखिए, 23.84 भूभाग जो है वनाच्छादित है। वनाच्छादित का मतलब यह है कि वनों से छाया हुआ है, वहां पर वन पाए जाते हैं। 4% भूभाग ऐसा है जिस पर बाग और स्थायी चारागाह हैं। भू जलवायु विविधता, फसलों की विशेषता एवं पशु संसाधन के आधार पर भारत के कृषि क्षेत्र का वर्गीकरण जिन 5 भागों में किया गया है वो 5 भाग कौन कौन से हैं? कि जैसे हिमालय का शीतोष्ण क्षेत्र, उत्तरी शुष्क क्षेत्र जहां पर गेहूं क्षेत्र भी कहा जाता है। तीसरा कौन सा है? पूर्वी आर्द्र क्षेत्र जिसमें चावल क्षेत्र आता है, जिसको चावल क्षेत्र कहा जाता है। और चौथा कौन सा है? दक्षिणी अपरिष्कृत अन्न क्षेत्र। पांचवा कौन सा है? पांचवा है पश्चिमी आर्द्र मालाबार क्षेत्र। देखिए, भारत की प्रमुख जो मुद्राएं हैं, मृदाएं हैं, ठीक है, ये मुद्राएं कर दिया है, गलत लिख गया है, मृदाएं हैं। जैसे मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली है जलोढ़क मिट्टी, भारत की कुल मिट्टी का 43.4% क्षेत्रफल पर फैली हुई है। दूसरी है काली मिट्टी, भारत की कुल मिट्टी का 15%। तीसरी है लाल मिट्टी, भारत की कुल मिट्टी का 18.6% स्थल पर है। मरुस्थलीय मिट्टी भारत के कुल मिट्टी का 4% पर। लेटराइट मिट्टी कितने प्रतिशत पर है? लेटराइट मिट्टी 3.7% पर है। छठवां कौन सा है? छठवां है पर्वतीय मिट्टी, भारत की कुल मिट्टी का 5.50% है। दूसरा वह भूरी मिट्टी और आठवां कौन सा? क्षारीय या लवणीय मृदा। अब देखिए, भारत की प्रमुख फसलों को अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? 3 हैं, रबी, खरीफ, जायद। रबी फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? कि जैसे राई, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर आदि की फसलें जो हैं वो रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। रबी फसलों की बुआई कब होती है? अक्टूबर, तथा कटाई जो होती है अप्रैल माह में होती है रबी की, ठीक है। खरीफ फसल जो है, खरीफ फसल में मक्का, तंबाकू, चावल, बाजरा, ज्वार, कपास, सन, जूट, मूंगफली आदि की मुख्य फसलें के रूप में माना जाता है। इसकी बुआई जो है जुलाई माह में होती है और कटाई अक्टूबर में माह में होती है, ठीक है। जायद की फसल कब होती है? जायद की फसल गर्मियों वाली फसल होती है। जायद की फसल में खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, मौसमी सब्जियां फसलें मुख्य रूप से इसमें शामिल होता है, जिन्हें रबी और खरीफ की फसलों के बीच पैदा किया जाता है। इन्हें मार्च में बोया जाता है और जून में तैयार किया जाता है। चावल, गेहूं, मक्का, दालें, बाजरा, फल, सब्जियां आदि हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसलें हैं, जिन्हें कुल कृषि क्षेत्र के 3/4 क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। अब देखिए, कुछ डेटा है, इसको भी आप देख लीजिए। कभी जैसे कृषि से संबंधित जो प्रश्न आते हैं तो उनमें ऐड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। वर्ष 2012-13 में खाद्यान्न के अधीन कुल क्षेत्र जो है 12.02 करोड़ हेक्टेयर था, जिसमें से कि लगभग 80.4% जो है पानी और 6.7 करोड़ हेक्टेयर अनाज के अधीन था, ठीक है। देश की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल जो है, खाद्य फसल जो है चावल है। खाद्यान्न के अधीन कुल क्षेत्र के लगभग 35.3% पर चावल बोया जाता है। विगत 5 वर्षों में देश में चावल की पैदावार 105 मिलियन टन से भी ज़्यादा रही है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का योगदान 42% है।
और विश्व के कुल चावल उत्पादन में भारत का योगदान जो है 22% है। चीन के बाद यह विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। अपने निर्यात से देश के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने वाले कृषि उत्पादों में शीर्ष स्थान जो है चावल ही है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2015 में भारत थाईलैंड को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सबसे बड़ा चावल का निर्यातक देश बन गया। 2015 में शीर्ष 3 चावल निर्यातक देश कौन कौन से हैं? पहला है भारत, दूसरे पे थाईलैंड, तीसरा है वियतनाम। कुछ टन में भी डेटा दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब जैसे देखिए, गेहूं भारत की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। खाद्यान्न के अधीन क्षेत्र में 24.7% क्षेत्रफल पर गेहूं बोया जाता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में गेहूं उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। गेहूं के कुल वैश्विक उत्पादन में भारत का योगदान जो है वो 12% है। देश में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। और मक्का की पैदावार भारत में कुल बोए गए क्षेत्र में 3.6% हिस्से पर की जाती है। यह खाने के अलावा चारे के काम में भी आता है। मक्का मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। गन्ने की पैदावार को देखते हैं तो देखिए, गन्ने के पैदावार के अधीन देश का 0.51 हेक्टेयर क्षेत्र है। क्योंकि गन्ने का प्रयोग चीनी गुड़ बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए वाणिज्यिक फसल भी माना जाता है। वैश्विक स्तर पर गन्ने की पैदावार में ब्राजील के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में गन्ने की पैदावार को प्रोत्साहित करने के लिए जहां कोयम्बटूर में जो आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, गन्ना अनुसंधान, ये गलत लिख गया है, इसको ध्यान रखिएगा, गन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। वहीं गन्ने की खेती व चीनी उद्योग के प्रशिक्षण के लिए कानपुर में उत्तर प्रदेश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी की स्थापना भी की गई है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वो राजस्थान है। यह मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। इसे अफ्रीकी मूल की फसल माना जाता है बाजरे को। ज्वार की पैदावार में कुल बोए गए कृषि क्षेत्र में 5.30% भाग पर की जाती है। भारत का मध्य प्रदेश प्रांत जो है महाराष्ट्र प्रांत जो है, इसके उत्पादन में पहले स्तर पर आता है। इतना आप लोग ध्यान रखिए। वैश्विक स्तर पर ज्वार के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। मूंगफली की जहां तक बात कर लेते हैं तो देखिए, मूंगफली खाद्य तेल का प्रमुख स्रोत माना जाता है। भारत का 50% खाद्य तेल मूंगफली से ही प्राप्त होता है। मूंगफली के कुल वैश्विक उत्पादन में चीनी के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में मूंगफली के प्रमुख उत्पादक राज्य जो हैं गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान तीसरे नंबर पर है। अब सरसों की बात कर लेते हैं। सरसों एक तिलहन फसल है जिसके उत्पादक में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर है। सूरजमुखी की बात कर लेते हैं। सूरजमुखी एक तिलहन फसल है जिसके उत्पादन में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर आता है। चाय एक पीने वाली या पेय फसल है, ठीक है। चाय बागानों का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत के असम प्रांत में है। देश में असम पहले स्थान पर है। वैश्विक स्तर की बात करेंगे तो चाय की सर्वाधिक खपत भारत में ही होती है तथा इसके उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। कहवा एक ये भी चाय के तरीके से ही पीने वाली ही फसल है। इसमें कॉफ़ी बनाई जाती है। कहवा 3 उत्पादक जो है, ठीक है, कर्नाटक देश में सबसे पहले स्थान पर आता है। देश का 70% से अधिक कहवा अकेले कर्नाटक पैदा करता है। कपास की बात कर लेते हैं तो देखिए, कपास एक रेशेदार फसल है जिसका उपयोग कच्चे माल के रूप में मुख्यतः वस्त्र उद्योग में किया जाता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 45% हिस्से पर कपास की खेती होती है। भारत में कपास सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वो गुजरात है। इसके वैश्विक उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। जूट की पैदावार में भारत का पश्चिम बंगाल राज्य पहले स्थान पर है, जो कि देश के कुल जूट का उत्पादन में 81% योगदान है। जूट के उत्पादन में 60% योगदान के साथ भारत पहले स्थान पर है। नारियल की बात कर लेते हैं। नारियल की पैदावार भारत में तमिलनाडु राज्य पहले नंबर पर है। वैश्विक स्तर पर नारियल की सर्वाधिक खपत भी भारत में ही होती है। रबड़ की बात कर लेते हैं। रबड़ उत्पादन में केरल देश में पहले स्थान पर है और यह राज्य देश की कुल रबड़ उत्पादन में 90% का योगदान देता है। वाणिज्यिक फसलों को नकदी फसल कहा जाता है और भारत की प्रमुख नकदी फसलें कौन कौन सी हैं कि जैसे गन्ना हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, तिलहनी फसलें हो गई। आम, केला, नारियल, काजू, अनार, पपीता के उत्पादन में अंगूर, केला, कसावा, फलियों और पपीता की उत्पादकता में भारत में विश्व में प्रथम स्थान है।
अब देखिए विश्व में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि मसालों का यह सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक राज्य है। ठीक है। विश्व में मछली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। कुल जीडीपी में मत्स्यायन का भाग जो है लगभग 1% है। अब देखिए राष्ट्रीय कृषि नीति लाई गई थी। कृषि क्षेत्र के उन्नयन के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, संवर्धन के लिए भारत सरकार के द्वारा 28 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई, जिसके मुख्य बातों को अब हम लोग देखते हैं कि जैसे इस नीति का पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि भारतीय कृषि की व्यापक छुपी हुई विकास संभावनाओं को पूरा लाभ उठाना। दूसरा क्या है कि जैसे कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण आधार संरचना को सुदृढ़ बनाना। तीसरा क्या है? तीसरा है कृषि व्यवसाय के विकास को तेज करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना। किसानों तथा कृषि श्रमिकों एवं परिवार के लिए उचित जीवन स्तर की व्यवस्था करना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन, आर्थिक उदारीकरण, भूमंडलीकरण की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए भारतीय कृषि एवं विश्व व्यापार संगठन, तो इन चीज़ों को देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन की बात कर लेते हैं। तो वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन के रूप में एक नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिवेश अस्तित्व में आया। इस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। सदस्यों की बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली हेतु संस्थागत कानूनी आधार उपलब्ध कराने का काम यह संगठन करता है। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन के कृषि पर समझौते के तहत 3 बातों पर जोर दिया गया है। कौन कौन सी 3 बातें हैं? पहला, घरेलू बाजार में प्रवेश, घरेलू समर्थन को और निर्यात को सहायता। ठीक है, निर्यात सहायता को। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। घरेलू बाजार में प्रवेश आसान बनाना, घरेलू समर्थन को नियंत्रित करना और निर्यात सहायता को कम करना। कृषि पर हुए समझौते हस्ताक्षर होने के बाद भारत सहित और विकासशील देशों के अत्यंत उत्साहित हुए, क्योंकि उन्हें आशा थी कि इससे विकसित देशों के बाजार खुलेंगे, जिन्हें उन्हें कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने का मौका मिलेगा। इससे यह उम्मीद बंधी कि कृषि पर समझौते के कार्यान्वयन से विकसित देशों में कृषि को घरेलू समर्थन में काफ़ी गिरावट आएगी और जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी। इससे भारत सहित अन्य विकासशील देशों को कृषि उत्पादों के निर्यात से काफ़ी आय हुई और यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद वर्षों में कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी से गिरावट आई, जिससे भारत व दूसरे विकासशील देशों के उत्पादों में निर्यात आय में कमी आई। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन कृषि पर समझौतों से भारत सहित विकासशील देशों को कोई लाभ नहीं हुआ। अब देखिए कुछ प्रकार की सब्सिडीज़ हैं, पेटियां हैं, छूट की पेटियां हैं, तो उनको अब एक एक कम करके हम लोग बात करेंगे। एक होता है एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स क्या होता है? इसे पीली पेटी भी कहा जाता है। इस पेटी में उन सभी छूटों को रखा जाता है जो व्यापार में विसंगतियां पैदा करती हैं। जैसे गहरे पीले रंग के तृणमणि नामक कीमती पत्थर के नाम पर इस पेटी को यह नाम दिया गया है। उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से मदद करने वाली उन सभी छूटों को इसमें रखा जाता है जो सरकार द्वारा दी जाती हैं। इसको हम एम्बर सब्सिडी बोलते हैं। जैसे बिजली, उर्वरक, सिंचाई, इनमें दी जाने वाली छूटें इस एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आती हैं। अब नीली पेटी की बात कर लेते हैं, ग्रीन बॉक्स की बात कर लेते हैं। व्यापार में न्यून या शून्य विसंगतियां लाने वाली कृषिगत छूटों को हरी पेटी में रखा जाता है। इसमें किसी प्रकार की मूल्य सहायता सम्मिलित नहीं होती है। यह एक प्रकार का व्यापक पेटी है जिसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा के लिए लोक भंडारण, कीट एवं रोगों के नियंत्रण, अनुसंधान और विस्तारण एवं प्रत्यक्ष भुगतान आते हैं, जो कि उत्पादन नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब अगले प्रकार की पेटी है नीली पेटी, ब्लू बॉक्स। तो ये पेटी वे सभी छूटें हैं जो सामान्यतः एम्बर बॉक्स में हैं। यदि किसानों को कृषि उत्पाद को किसी विशेष स्तर के उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए दी जाती हैं तो उन्हें नीली पेटी में रखा जाता है। ठीक है, और सामाजिक एवं विकास पेटी, यह अंतिम पेटी होती है। ठीक है, इस पेटी का संबंध सामाजिक विकास से। विकासशील देशों को इनके अंतर्गत कुछ कृषि छूट देने की अनुमति दी गई। गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या के लिए यह स्वास्थ्य सहायता और न्यूनतम समाज कल्याण जैसे मानव विकास से जुड़े मुद्दों इसमें सम्मिलित किए जाते हैं।